कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 70। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टर्स डिसाइडिंग टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस में गिब्स फ्री एनर्जी डिटेल में डिस्कस किया था। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को भी हमने बताया था आपको। इससे डेरिवेशन देखकर कंडीशन प्रूव किए थे। क्या कंडीशन था? व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, व्हेन डेल्टा जी इज पॉजिटिव process is non-spontaneous, when delta g becomes zero process is in equilibrium। क्लियर? ये कैसे था इसको हमने डिटेल प्रूव भी किया था, ये एक बार मेंशन किया हमने। आफ्टर दैट आज अपना टारगेट है स्पॉन्टेनिटी यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी को और थोड़ा डिटेल जान लेना। कोई भी प्रोसेस को कैसे डिसाइड करोगे आप डेल्टा जी से, पहले तो ये कंडीशन ध्यान में चाहिए। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इसको हमने कहा था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, करेक्ट? तो देख सकते स्टूडेंट्स, डेल्टा जी अगर कैलकुलेट करना है तो आपको एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, इसकी बात करनी होगी। याद कीजिए फैक्टर डिसाइडिंग में पहला फैक्टर था एनर्जी, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव निगेटिव से डिसाइड किया था, वो फेल हो गया था। फिर नेक्स्ट फैक्टर था एंट्रोपी, यस वो अकेला फेल हो गया था। फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अकेला फेल हो जाता है। अकेला टेम्परेचर कैसे? मैंने आपसे कहा यहां पर आइस रखा तो ऑटोमेटिकली मेल्ट होगा, तो मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को आइस का मेल्ट होना, नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। लेकिन मैंने आपसे कहा अंटार्कटिका पे इस रूम टेम्परेचर का आइस मेल्ट होता है क्या? नहीं, यस। तो वहां पर वाटर अगर आपने रखा ले जाकर तो वो 0 को क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। अंटार्कटिका पे वाटर रखोगे तो फ्रीज हो जाएगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस यहां पर नेचुरल प्रोसेस, दैट इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अंटार्कटिका पे या हिमालय पर्वत पे आप जाओगे तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज कौन सा प्रोसेस होगा? हीट करना होगा तब जाके आइस मेल्ट होगा वहां पर, करेक्ट? तो वहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्या मैटर कर रहा है? टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सिर्फ एनर्जी फेल, सिर्फ एंट्रोपी फेल, सिर्फ अकेला टेम्परेचर फेल, लेकिन ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है गिब्स फ्री एनर्जी सक्सेसफुल पैटर्न। तो गिब्स फ्री एनर्जी से आप फाइनली कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब हमने क्या किया, एक टेबल बना रहे हैं यहां पर। टेबल देखिए क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का टाइप क्या हो सकता है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स। डेल्टा एच का साइन क्या हो सकता है? डेल्टा एस का साइन क्या हो सकता है? फिर डेल्टा जी का साइन क्या आ सकता है? और इससे कंक्लूजन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा या इक्विलिब्रियम होगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो यहां पर हम पहला पॉइंट ले रहे स्टूडेंट्स, यहां ले रहे नंबर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, कंक्लूजन। फर्स्ट एक्सोथर्मिक। हमने रिएक्शन कैसे लिया? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कंपलसरी क्या होता है? निगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस हीट इज इवॉल्व्ड, डेल्टा एच निगेटिव। एंट्रोपी, रिएक्शन का एंट्रोपी हमको पता नहीं है, वो रिएक्शन का एंट्रोपी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, आइदर निगेटिव और पॉजिटिव। मान लीजिए डेल्टा एच जब निगेटिव है तो डेल्टा एस हमने लिया निगेटिव, और एक पॉसिबिलिटी ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन मिलेंगे इसको, तो ये निगेटिव, और एक पॉसिबिलिटी क्या आ गई स्टूडेंट्स यहां पर? एक्सोथर्मिक में ही और एक पॉसिबिलिटी आएगी, या चलो फिर इसको एंडोथर्मिक में अलग से ले लेते हैं। चलो मैं टेबल ही कंप्लीट बना देता हूं, पहले देखिए एक्सोथर्मिक, देन एंडोथर्मिक, अगेन एक्सोथर्मिक, नेक्स्ट एंडोथर्मिक। क्या किया हमने? एक्सो एंडो दो बार रिपीट किया। अब एक्सो के लिए डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव, एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव, फिर से एक्सो के लिए डेल्टा एच निगेटिव ही होगा, एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव। उम्मीद है तो पॉइंट क्लियर है। ओके, नाउ एंट्रोपी एक्सो के लिए क्या हो सकती है? निगेटिव या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है। तो एक्सो के लिए यहां पर अब हम लेंगे पॉजिटिव, तो एक बार लिया निगेटिव, एक बार पॉजिटिव। नेक्स्ट एंडो के लिए क्या है? पॉजिटिव, तो एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। मान लीजिए यहां पर लिया हमने
पॉजिटिव और यहां पर लिया निगेटिव। अंडरस्टैंड? क्या किया स्टूडेंट्स हमने? 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक्सो एंडो ऐसे लिखा। डेल्टा एच का साइन एक्सो एंडो पे फिक्स डिपेंड होता है, इसके लिए एक्सो है तो डेल्टा एच निगेटिव ही, एंडो है तो पॉजिटिव, एक्सो है तो निगेटिव, एंडो है तो पॉजिटिव। ये तो कंफर्म। डेल्टा एस एक्सो एंडो पे डिपेंड नहीं होता है, रिएक्शन के सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट पे डिपेंड होता है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी। तो एक्सो के लिए एक बार हमने लिया निगेटिव, एक्सो के एक बार लिया पॉजिटिव, एंडो के लिए भी एक बार लिया पॉजिटिव, एक बार लिया निगेटिव। पॉसिबिलिटी कंप्लीट। ओके, अब डेल्टा जी कैसे आ सकता है, क्या साइन आ सकता है, ये चेकआउट करेंगे, फिर कंक्लूजन। चलते हैं फर्स्ट। डेल्टा जी का फॉर्मूला अपने पास डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसको अप्लाई करना है यहां पर। देखिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच कैसे है यहां पर निगेटिव, मान लीजिए इसका वैल्यू माइनस एक्स है, ये निगेटिव मतलब वैल्यू में सपोज किया हमने माइनस एक्स वैल्यू है डेल्टा एच का, ये माइनस साइन एज इट इज, टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव तो टी एज इट इज, डेल्टा एस कैसे है निगेटिव, चलो मान लीजिए इसका वैल्यू है अपने पास माइनस वाई, तो डेल्टा एच को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, डेल्टा एस को रिप्लेस किया माइनस वाई से। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस टी इंटू व्हाट वाई। तो आप बताइए स्टूडेंट्स, डेल्टा जी का आंसर यहां से अगर कैलकुलेट करना है और मुझे कोशिश करनी है कि निगेटिव लाना है तो प्रोसेस क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस। कैसे आएगा निगेटिव, देख सकते हैं आप। अगर मैंने कहा ये दोनों का प्रोडक्ट लार्जर आ गया, अगर ये वैल्यू लार्जर है तो पॉजिटिव में लार्जर मतलब आने वाला आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। अपोजिट, अब मान लीजिए इनका प्रोडक्ट अगर स्मॉलर आएगा, इनका प्रोडक्ट स्मॉलर मतलब पॉजिटिव में वैल्यू स्मॉलर और निगेटिव में लार्जर, तो आंसर क्या आएगा निगेटिव। तो यहां पर एक कंक्लूजन आ गया स्टूडेंट्स, डेल्टा जी का आंसर निगेटिव तभी पॉसिबल है जब इनका प्रोडक्ट क्या है स्मॉलर, इनका प्रोडक्ट स्मॉलर मतलब टेम्परेचर आपको स्मॉलर रखना होता है, टेम्परेचर अगर स्मॉलर रखा तो प्रोडक्ट स्मॉलर, आंसर निगेटिव में आएगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू लार्जर रहेगी, पॉजिटिव स्मॉलर। अगर टेम्परेचर लार्जर लिया तो इसका प्रोडक्ट लार्जर, पॉजिटिव वैल्यू लार्जर, फाइनल आंसर इज पॉजिटिव, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर डेल्टा जी निगेटिव रखना है आपको तो टेम्परेचर कैसे रखना होगा स्टूडेंट्स, लो, टेम्परेचर लो तो प्रोडक्ट लो, पॉजिटिव वैल्यू लो, निगेटिव लार्ज, निगेटिव आंसर, करेक्ट। तो बताइए डेल्टा जी निगेटिव मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, लेकिन कब, एट लो टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ कब, एट लो टेम्परेचर। तो यहां लिख रहा हूं प्रोसेस इज एसपी, एसपी मींस स्पॉन्टेनियस ओनली एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर को ही स्पॉन्टेनियस होगा। अंडरस्टैंड? तो कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस इस कंडीशन का होगा तो लो टेम्परेचर को स्पॉन्टेनियस। और बढ़िया है, आगे बहुत यही रिपीट होने वाला है, अच्छे से समझ लीजिए और एक बार। क्लियर दिख रहा है कि देखिए एक बार स्टूडेंट्स, ओके ये अप्लाई कर लेते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच कैसे है पॉजिटिव, तो बस ये माइनस एक्स की जगह सिर्फ लेंगे हम एक्स, माइनस साइन एज इट इज, टी एज इट इज। डेल्टा एस कैसे पॉजिटिव तो माइनस वाई रिप्लेस बाय ओनली वाई। अब देखिए स्टूडेंट फिर से, अगर आपका टेम्परेचर लो है तो प्रोडक्ट लो, तो निगेटिव में आंसर लो, आंसर आएगा पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब टेम्परेचर क्या रखना होगा हाइयर, तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा एट हाई टेम्परेचर। कैसे, टेम्परेचर हाई तो प्रोडक्ट हाई, तो ये वैल्यू निगेटिव में लार्जर आएगा, पॉजिटिव में स्मॉलर, तो आने वाला आंसर क्या आएगा निगेटिव। तो फिर से वही, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? गुड। चलते हैं नेक्स्ट। एक्सो के लिए फिर से कंडीशन देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच निगेटिव, फिर से माइनस एक्स, दिस माइनस साइन एज इट इज, टी एज इट इज, डेल्टा एस कैसे पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वाई। अब देखिए स्टूडेंट अच्छे से क्या होगा, मान लीजिए टेम्परेचर लो रखा, प्रोडक्ट लो, तो निगेटिव में वैल्यू स्मॉलर और ये भी निगेटिव है, निगेटिव है तो एडिशन होकर आंसर निगेटिव में ही आएगा। टेम्परेचर हाई रखा, प्रोडक्ट लार्जर, निगेटिव वैल्यू, ये भी निगेटिव, एडिशन होकर आंसर निगेटिव ही। मतलब चाहे टेम्परेचर लो रखिए या हाई रखिए, आने वाला फाइनल डेल्टा जी का आंसर क्या होगा निगेटिव।
तो एट एनी टेम्परेचर डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव, दैट इज प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। कह सकता हूं ना? यस। तो क्या हुआ? डेल्टा जी इज नेगेटिव एट ऑल टी टेम्परेचर। तो यहां लिखेंगे हम प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। सभी टेम्परेचर को क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। लास्ट कंडीशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब एक्स सपोज कीजिए, माइनस साइन एज इट इज, टी एज इट इज, डेल्टा एस नेगेटिव माइनस वाई, एक्स माइनस माइनस प्लस टी इंटू वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, चाहे टेम्परेचर लो रखिए या हाई, प्रोडक्ट जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव एडिशन होकर पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है कोई। तो डेल्टा जी बिकम्स पॉजिटिव एट एनी टेम्परेचर। तो डेल्टा जी बिकम्स पॉजिटिव एट एनी टेम्परेचर। पॉजिटिव मींस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इस कंडीशन को अप्लाई करने वाला, सच प्रोसेस नेवर बी स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ही सच प्रोसेस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टैंड? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन क्रैक करते वक्त इस टेबल को बहुत बढ़िया से समझ के करना है आपको। हर एक चीज आपको गहराई से समझाइए, डीपली पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ इसके। यस, कंडीशन क्लियर है ना स्टूडेंट्स? यस। एक्सोथर्मिक दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट लो टेम्परेचर। एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर और एट एनी टेम्परेचर। For endothermic, delta H positive, delta S negative. Such process never be spontaneous, means such process always non-spontaneous. Clear? Okay. कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। इसी में लास्ट पॉइंट, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस K, गिब्स फंक्शन मींस डेल्टा G, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अब इसके डेरिवेशन तरफ जाने से पहले आपको एक बात क्लियर चाहिए स्टूडेंट्स। मान लीजिए AA प्लस BB इट गिव्स CC प्लस DD, दिस इज केमिकल रिएक्शन। हमने आपसे कहा ये रिएक्शन का रिएक्शन क्वोशंट डिनोटेड बाय Q और QC। व्हाट इज QC? रिएक्शन quotient. Reaction quotient is the ratio of concentration of product upon concentration of reactant with power of their respective stoichiometric coefficient. मतलब concentration of product upon concentration of reactant. देखिए क्या है यहाँ पर? C raised to C, D raised to D। अब तक इक्विलिब्रियम हुआ नहीं है ना, इसके लिए मैं सिंपल तरीके से और समझा देता हूँ आपको, और सिंपल तरीके से समझा देते हैं, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या, मान लीजिए कोई सिंपल रिएक्शन अपने पास, रिएक्टेंट आर गिव्स प्रोडक्ट पी, आर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट है बी। तो कोई भी ऐसे रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वोशंट डिनोटेड बाय क्यूसी, रिएक्शन क्वोशंट। यस, कैसे लिखा जाता है ये? रिएक्शन क्वोशंट क्यूसी इक्वल टू, ऊपर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P, नीचे होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, ये कोएफिशिएंट पावर में लिखना होता है, रिएक्टेंट का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा पावर में लिखना होता है। इसको हम कहते हैं रिएक्शन क्वोशंट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? अब मैं QC की जगह अगर K लिखता हूं स्टूडेंट्स, तो वही आएगा concentration of product raised to B upon concentration of reactant raised to A, ratio of product to reactant concentration same। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, K को क्या कहा मैंने? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
मतलब ये रेशियो तब का होगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गई होगी। ये रिएक्शन मान लीजिए मैंने रिवर्सिबल लिया, यस, रिएक्टर भी प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट भी रिएक्टर में आ रहा है। तो जब स्टूडेंट्स रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना ही बैकवर्ड आता है, तब उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। क्या कहा मैंने? ये फॉरवर्ड जा रहा है, ये एरो बैकवर्ड आ रहा है। व्हेन इन दैट रिएक्शन rate of forward exactly equal to rate of backward, then equilibrium is reached. तो जरूरी नहीं कि रिएक्शन स्टार्ट की तो इक्विलिब्रियम मेंटेन ही हुआ होगा। एक कंडीशन को जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो जब इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हो आप, इसको बोलते हो आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, बिकॉज रिएक्शन रीचेस एट इक्विलिब्रियम। लेकिन मान लो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल नहीं होगा, तब केस में अगर आपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ले लिया तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए लिखने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। क्या कंसेप्ट था? रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जब इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो रिएक्शन कोशेंट कहलाता है। जब इक्विलिब्रियम होगा तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है मैंने कहा? जब रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट, मतलब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतने ही रेट से बैकवर्ड एग्जैक्टली आएगा, तब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्यू ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? के। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोशेंट बिकम्स के। तो जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ जाती है तो ये क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? के, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन नॉन इक्विलिब्रियम से किस में जा रहा है? इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोशेंट न रहते हुए सीधे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ओके, तो एक डिटेल बात है अपना केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इसमें बहुत डिटेल पूरा चैप्टर ही वही चलने वाला है। फिर भी ये कंसेप्ट यहां पर जरूरी था तो मैंने आपको समझा दिया होता क्या है। क्लियर? ओके, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, गिब्स फंक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज a chemical reaction is given as AA plus BB, it gives CC plus DD. A and B capital reactants, capital C and capital D are products. Small a, small b, small c, small d are called stoichiometric coefficients of A, B, C and D respectively. Any doubt? Clear सी बात है। Suppose a chemical reaction, capital AB reactant, capital CD product. Small ABCD are stoichiometric coefficients of capital ABCD respectively. ये रिएक्शन है, इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का एक रिलेशन होता है अपने पास, डेल्टा जी रिलेशन फॉर दिस रिएक्शन गिवन बाय, ये रिलेशन देखिए क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग टू द बेस ई क्यू सी। ये रिलेशन डायरेक्टली लिया है यहां पर, अच्छे से ध्यान में रखोगे इसको। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी प्लस लॉग टू द बेस ई क्यू सी। व्हाट इज डेल्टा जी? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगी जब स्टैंडर्ड स्टेट में। R is the gas constant, T is the absolute temperature, QC is the reaction quotient, मतलब अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्या? फिलहाल नहीं है। ओके, डेल्टा जी gives free energy change of reaction, delta G naught standard gives free energy change of a reaction when reactant and products are in their standard state. R is gas constant, T is
टेम्परेचर, लॉग ई, लॉग किसका है, क्यूसी का, क्यूसी इज द रिएक्शन कोशेंट। क्लियर? ओके, यहां तक आ गए हम स्टूडेंट्स। मान लीजिए अब रिएक्शन नॉन इक्विलिब्रियम में है, धीरे धीरे रिएक्शन में फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट जब इक्वल होगा तो रिएक्शन रीचेस एट इक्विलिब्रियम। यस, तो यहां लिख रहा हूं मैं एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा क्यूसी इक्वल टू के, ये हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, डेल्टा जी के क्या कंडीशंस थे, डेल्टा जी निगेटिव प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी भी कितना होगा, जीरो। डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट, डेल्टा जी जीरो। पुट दिस वैल्यू इन हियर, डेल्टा जी रहेगा जीरो, डेल्टा जी नॉट एज इट इज प्लस आर टी log to the base e, यहां पर रहेगा k। आफ्टर दैट ट्रांसफर दिस टोटल टर्म टू LHS, तो माइनस हो जाएगा माइनस आर टी log to the base e k इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, चेंजिंग द साइट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी log to the base e k, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी, लॉग ई को ही स्टूडेंट्स हम लिखते हैं ln भी लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, ln k। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं log टू द बेस e का मतलब ही क्या होता है, ln, लॉगरिथम टू द बेस e ln से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी सही है। इसका और एक फॉर्म लिख रहा हूं मैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 से मल्टीप्लाइड करते हो तो e का चेंज क्या होता है, 10, तो माइनस 2.303 RT log to the base 10 K, K is the equilibrium constant and Gibbs free energy change standard। तो गिब्स फंक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये आ गया रिलेशन, अंडरस्टैंड। तो नेचुरल लॉगरिथम होता है log e, कॉमन लॉगरिथम होता है log 10। टू कन्वर्ट log e into log 10 मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल फैक्टर 2.303, अंडरस्टैंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था अपने पास गिब्स फ्री एनर्जी का। उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं लास्ट स्मॉलर लॉ इन दिस चैप्टर, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने फर्स्ट लॉ देखा, सेकंड लॉ देखा, लास्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी से रिलेटेड है। मुझे बताइए सॉलिड लिक्विड गैस, रैंडमनेस यानी परफेक्टनेस कहां पर नहीं होता है, गैस में। तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंट्रोपी क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीजेस। सॉलिड में ऑलमोस्ट एंट्रोपी बहुत कम यानी जीरो एंट्रोपी कंसिडर की जाती है। क्यों, सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर सॉलिड स्टेट देखा हमने, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यस ओके। लेकिन सॉलिड में भी दो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स परफेक्ट अरेंजमेंट में नहीं होते हैं, रैंडम अरेंजमेंट होता है। लेकिन आपने अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा, यस ये जो अरेंजमेंट रखा है मैंने, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड मतलब रैंडम अरेंजमेंट, सॉलिड पार्टिकल कैसे भी अरेंज होंगे, परफेक्टनेस नहीं होगा वहां पर, यस कैसे भी अरेंजमेंट होगा, यस देख सकते हैं। मैंने क्या कहा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते वक्त एंट्रोपी इंक्रीज होता है क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज होता है, ठीक है। सॉलिड में आ गए हम, फिर सॉलिड में मॉलिक्यूल एटम्स क्लोज टुगेदर होते हैं तो ज्यादा रैंडमनेस नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट एंट्रोपी बहुत लेस होती है। फिर सॉलिड में दो टाइप किए मैंने, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक बंच और ये सेपरेट। देखिए एटम्स लाइन में दिख रहे हैं, परफेक्ट अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं स्टूडेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां अरेंजमेंट इतना परफेक्ट नहीं है इसके जैसा, सॉलिड ये बट इम्परफेक्ट अरेंजमेंट, दिस इज amorphous solid। तो amorphous solid containing random or imperfect arrangement of molecule or atoms, crystalline solid contains perfect arrangement of atoms। तो यहाँ perfect order है, तो जितना perfect order होगा उतना randomness कम होगा, करेक्ट, यस ठीक है, यहां तक आगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इंपॉर्टेंट उठाना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ड्यू टू हीट क्या होगा, इसका अरेंजमेंट धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो वो सेपरेशन हो जाएगा, रैंडमनेस आ जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रैंडमनेस इंक्रीजेस, एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस।
तो टेम्परेचर भी आपका जितना लो रहेगा एंट्रोपी बहुत कम रहेगी। लो टेम्परेचर लो एंट्रोपी, हाई टेम्परेचर हाई एंट्रोपी। तो थर्ड लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, फॉर परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंट्रोपी इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या, टेम्परेचर का केल्विन स्केल। तो 0 केल्विन को कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो परफेक्टली अरेंजमेंट होगा इसका एंट्रोपी कितना होता है, 0, क्योंकि लो टेम्परेचर लो एंट्रोपी, तो 0 होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट क्या है, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0। एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0, कब, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब, जीरो मतलब जीरो, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में, तो 0 केल्विन सेल्सियस में कितना होता है, 0 माइनस 273, दैट इज माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 केल्विन को कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो परफेक्टली ऑर्डर हो इसका एंट्रोपी कितना होता है स्टूडेंट्स, 0। सीधी सी बात है, अंडरस्टैंड। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ता है तो वहां पर एंट्रोपी एग्जैक्टली 0 होता है क्या, नहीं, रैंडमनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। तो ये आपका फाइनल थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0 एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अंडरस्टैंड। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 17 तक चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है फर्स्ट लेक्चर को 17 लेक्चर बढ़िया से समझे होंगे, आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, यस। तो इसका स्टडी कीजिए, जल्दी हम इस पर टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले हैं इस चैप्टर पे। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है तो आगे चल के हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, यस। ओके, तो आज के लेक्चर तक अपना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है, यस। रुक जाते स्टूडेंट्स।